ऑनलाइन क्लासेस। आज हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं भाग 11 की, और अध्याय कौन सा चल रहा है हमारा? प्रथम अध्याय, भारत का वैभवपूर्ण अतीत। और भारत के वैभवपूर्ण अतीत यानी कि जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारतीय इतिहास, एनिशियंट इंडियन हिस्ट्री, उसके बारे में अपन यहाँ चर्चा कर रहे थे। और इसके अंतर्गत जो भारतीय प्राचीन इतिहास है, इसकी जानकारी के स्रोतों की हम बात कर रहे थे, जो कि दो स्रोत है आपके कौन से? एक था आपका साहित्यिक स्रोत और दूसरा है आपका पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत जिसको अपने यानी कि एक तरह से पुराने जो हमारे यानी कि एक तरह से भाग थे उनके अंदर हमने पढ़ लिया है। और अभी जो हमारा यानी कि चल रहा है वो चल रहा है आपका कौन सा? सेकंड पार्ट, पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत जिसको भी अपने यहाँ पर यानी कि विभाजित किया था 6 भागों के अंतर्गत, जिसके अंदर पहला भाग था हमारा कौन सा? अभिलेख। दूसरा था सिक्के, मोहरे और मुद्राएं। थर्ड नंबर पे आपके उत्खनन से प्राप्त अवशेष। फोर्थ नंबर पे आपके स्मारक हो गए, भवन हो गए आपके। उसी के अलावा 5वें नंबर पे मूर्तियां और 6 नंबर पे थी आपके शैल चित्र कला। तो जिसके अंदर आपके पुरातात्विक स्रोत जिसके 2 बिंदु आपके पूरे हो चुके हैं, अभिलेख और सिक्के और मुद्राएं। आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत के तीसरे भाग की, उत्खनन से प्राप्त अवशेष। उत्खनन सबसे पहले हम किसको समझेंगे? उत्खनन को। उत्खनन है क्या? उत्खनन का तात्पर्य होता है खुदाई से। उत्खनन का जो तात्पर्य होता है वो किससे होता है? खुदाई से। यानी कि आपके हम कहीं पर भी यानी कि जमीन की या किसी भी क्षेत्र की अपन खुदाई करते हैं, खुदाई के अंदर हमको किसी भी प्रकार के अवशेष मिलते हैं। वो अवशेष आपके औजार हो सकते हैं, कोई आपके बर्तन हो सकते हैं, किसी प्रकार की आपकी कोई सामग्री हो सकती है, किसी प्रकार के आपके श्रृंगार का सामान हो सकता है, खाने पीने का सामान हो सकता है, कुछ वस्तुएं हो सकती है। जो सभी चीजें हमको यानी कि खुदाई से प्राप्त होती है वो क्या कहलाते हैं? अवशेष कहलाते हैं। तो उन्हीं अवशेषों के अंतर्गत मुख्यतः अपन अवशेषों में बात करें तो अपन कुछ औजारों की और यहाँ पर मृद भांडों की यानी कि बर्तनों की अपन यहाँ बात करेंगे। तो यहाँ अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर कि उत्खनन से प्राप्त जो अवशेष है जिनसे हमारे भारतीय इतिहास के आपको काफी जानकारी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अपन यहाँ बताएंगे कि पाषाण कालीन की जो आपका स्टोन यानी कि पाषाण कालीन मानवीय संस्कृति। पाषाण कालीन जब यानी कि पाषाण काल का आपके पढ़ेंगे उसको भी अपन आगे कि जो आपका स्टोन एज था जिसको अपन यानी कि 3 भागों में बांटते हैं, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। कि आदि मानव जो सर्वप्रथम आपके यानी कि एक तरह से था वो कौन से जीवन में था? पाषाण काल में। फिर उसका थोड़ा थोड़ा विकास हुआ, फिर मध्य पाषाण काल में हुआ। और जिस दिन से उस आदि मानव ने एक स्थायी निवास पर रहना शुरू कर दिया, अपना परिवार बना लिया और खेती करना प्रारंभ कर दी, वो आपका था नवपाषाण काल। पाषाण काल में सिर्फ और सिर्फ आपके जो भी औजार, बर्तन, अवशेष होते थे, हथियार होते थे, वो किसके होते थे? आपके पाषाण के। यानी कि पाषाण का होता है पत्थर। पाषाण कालीन मानवीय संस्कृति व सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष ही मुख्य स्रोत है। कि हमको पाषाण कालीन अगर मानवीय संस्कृति व सभ्यता के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष ही मुख्य हमको स्रोत मिलेंगे। क्योंकि उस समय का अगर आपको इतिहास पढ़ना है तो सिर्फ अपने अवशेषों से ही पढ़ सकते हैं। क्योंकि इतिहास कैसा है आपका? प्राक इतिहास। प्राक इतिहास जिसे कहते हैं, मैंने बताया था कि जब मानव ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था वो इतिहास कैसा कहलाता है? आपका प्राक इतिहास कहलाता है। वो प्राक इतिहास में कोई लिखना नहीं जानता था, पढ़ना नहीं जानता था, तो कहीं पे हमको लिखा हुआ नहीं मिलता कि यानी कि आपके वो व्यक्ति था या वो आपके राजा था, उसका वहां पे शासन था, ऐसा कुछ नहीं। अगर प्राचीन समय के बारे में हमको जानकारी चाहिए तो वो जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमें किससे मिलती है? पुरातात्विक अवशेषों से। नेक्स्ट देखेंगे अपन यहाँ पे प्राप्त औजारों एवं मृद भांड। प्राप्त औजार जो भी औजार मिलते थे एवं मृद भांड। मृद भांड क्या होते हैं? मिट्टी के बर्तन। मृद भांड किसे कहा जाता है? मिट्टी के बर्तनों को कहा जाता है। से हम भारत में मानव की विकास यात्रा को समझ सकते हैं। प्राप्त औजार जो यानी कि प्राचीन हमको यानी कि प्राप्त औजार मिले और जो मृद भांड मिले उनसे हम यानी कि मानव जीवन की जो धीरे धीरे विकास यात्रा थी, स्टेप बाय स्टेप मानव अपना विकास करता गया, उन सभी की जानकारी हमको इन औजारों से मिल जाती है, इन बर्तनों से मिल जाती है। अब आप बोलोगे सर औजारों से, आपके छीनी हथौड़ों से, और आपके बोलेगी मिट्टी के घड़ों से, बर्तनों से मिलेगी, कैसे जानकारी प्राप्त होगी कि उन्होंने जो सभ्यता थी, उनकी संस्कृति थी, उसका विकास हुआ था या नहीं हुआ था? जरूर पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? कि जब प्राचीन हमको सबसे पहले के औजार मिले तो वो काफी बड़े भारी बेडोल थे।
लेकिन वही औजार बाद में जाके हल्के हो गए, नुकीले हो गए, चमकदार हो गए और बिल्कुल आपके सूक्ष्म हो गए। तो विकास हुआ या नहीं हुआ? हुआ। वैसे ही आपके जो मृद भांड थे वो भी पहले आपके बड़े बड़े, फिर कुछ छोटे, फिर और छोटे, फिर अलग अलग क्वालिटी के आपके मृद भांड थे, वो भी यहाँ पर यानी कि एक तरह से बनने चालू हुए। तो उससे हमको क्या होता है कि मानव के विकास की यानी कि यात्रा के बारे में हमको जानकारी मिलती है। सिंधु सरस्वती सभ्यता की जानकारी उत्खनन से प्राप्त सामग्री पर ही आधारित है। कि जो सिंधु सरस्वती सभ्यता आपका हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, राखीगढ़ी, लोथल, चंदूहड़ू, मेसोपोटामिया, या अपन चाइना की सभ्यता की बात करें, बेबीलोनिया सभ्यता की बात करें, दूसरे देशों की भी जो भी यानी कि आपके सिविलाइजेशन है, और अगर वाकई अगर अपन इतिहास को प्राप्त करें तो इतिहास की जानकारी इन्हीं सभ्यताओं के माध्यम से पता चलती है। और ये सभ्यताएं आज यानी कि धरती के ऊपर नहीं, धरती के अंदर विराजमान है। समझे कि आज जो ये सभ्यताएं थी वो हमको यानी कि धरती के ऊपर नहीं मिलेगी। यहाँ पर यानी कि पहले से मकान बने हुए थे, हमारा जन्म हुआ और अब यानी कि एक तरह से हमारे जो पूर्वज होगा और वो सीधे उन मकानों में आके रहने लग गए होंगे। नहीं, जो काफी प्राचीन लोग थे वो जिस जगह पे रहते थे उनकी बस्तियां थी, वो अचानक यानी कि कभी आपको हो सकता है कि बाढ़ आने के कारण या भूकंप आने के कारण, लेकिन किसी ना किसी कारणवश वो आपके मिट्टी के तले के नीचे दब चुकी थी। जब आज हम खुदाई करते हैं तो वो अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, और जब वो अवशेष प्राप्त होते हैं तो उन्हीं के माध्यम से हमको प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अब यहाँ देखें अपन की जो सिंधु सभ्यता है, हमें इसकी जानकारी पूरी से मिलती है। प्रारंभ में तो पाषाण उपकरण अधिक प्राप्त हुए थे। पाषाण प्राचीन काल की अगर बात करें तो प्राचीन समय में जो सर्वाधिक हमको उपकरण प्राप्त हुए वो उपकरण किसके बने हुए थे? आपके पाषाण के बने हुए थे। लेकिन जब मृद भांड का उपयोग, मृद भांड मिट्टी के बर्तन, जब मृद भांड का उपयोग मानव करने लगा तो सर्वाधिक मात्रा में इनके अवशेष मिले। जब मृद भांडों का उपयोग मानव करने लगा तो सर्वाधिक मात्रा में इनके अवशेष मिले हैं। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन भारत में 4 मृद भांड संस्कृतियां विद्यमान रही है। कि जब यानी कि प्राचीन में तो हमको क्या मिले थे? सिर्फ और सिर्फ आपके पाषाण के उपकरण मिले थे। लेकिन जब मानव मृद भांड का यानी कि मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करने लगा तो उसके बाद में सर्वाधिक हमको जो यानी कि अवशेष प्राप्त हुए वो इन मृद भांडों के हुए। और इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन भारत को यानी कि आपके 4 मृद भांड संस्कृतियां विद्यमान रही थी। कि उसके यानी कि संस्कृति को 4 तरह से डिवाइड कर दिया, और ये जो डिवाइड किया है वो कैसे किया है? इन मृद भांडों के आधार पर। कि पहले आपको अलग बर्तन मिले, फिर बाद में अलग मिले, उसके बाद में अलग मिले, फिर उसके बाद में और अलग तरह के ये बर्तन मिले हमको। तो उसी के अनुसार बता दिया गया कि प्राचीन भारत की जो संस्कृति थी उसको हमने 4 भागों में विभाजित किया है। अब जो ये 4 भागों की अगर मैं बात करें कि 4 भाग कौन कौन से हैं, तो पहला है आपके गेरुए रंग युक्त मृद भांड संस्कृति। कैसा रंग आपका? गेरुआ रंग। कि जो अपने आज के मिट्टी के बर्तन होते हैं, जो आपका गेरू होती है ना, गेरू जिसके अंदर अपन यानी कि आपके दीपावली पे वगैरह पे या अपन घर के अंदर जो भी मांडते हैं, जो आपके रंगोलियां बनाते हैं, वो ऐसे गेरुए कलर की होती है। तो गेरुए रंग युक्त यानी कि आपके गेरुए रंग के यहाँ पर मिट्टी के बर्तन हमको पाए गए। कुछ समय बाद में काले व लाल, कुछ समय बाद में जो बर्तन मिले वो कैसे मिले? बिल्कुल काले। जैसे कि आप कुम्हार के देखते हो ना, घड़ा बनता है बिल्कुल ब्लैक कलर का और एक घड़ा बनता है आपका बिल्कुल रेड कलर का। तो उसी प्रकार से आगे यानी कि उन्होंने क्या किया? थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस किया और काले व लाल कलर के यानी कि आपके मृद भांड मिलने हमको चालू हुए। इसका मतलब दूसरी संस्कृति वहां पर उत्पन्न हुई। नेक्स्ट आपके चित्रित स्लेटी रंग की मृद भांड संस्कृति। कि जो यानी कि आपके मृद भांड थे अब तक गेरुए रंग के थे, काले रंग के थे, लाल रंग के थे, इनके ऊपर अब यानी कि आपके स्लेटी कलर का यानी कि आपके क्या किया गया? चित्रों को अंकित किया गया। तो यानी कि नेक्स्ट हो गई आपके चित्रित स्लेटी रंग की मृद भांड संस्कृति। अब अगर अपन 4th नंबर पे बात करें तो 4th नंबर पे आपको कौन सी हुई? उत्तरी काली चमकीली परंपरा संस्कृति। कि हमने क्या देखा कि जो खुदाई है, खुदाई में सबसे पहले आपको जो मृद भांड मिले, मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, वो मिट्टी के बर्तन सबसे पहले कौन से रंग के थे? गेरुए रंग के थे। तो हमने कहा कि हमें गेरुए रंग के मिट्टी के बर्तन मिले तो अलग संस्कृति। उसके बाद में काले व लाल कलर के हमको यानी कि एक तरह से बर्तन मिले। उसके बाद में अगर हमने देखे तो वहां पर अपने को कौन सा? यानी कि चित्रित स्लेटी रंग की मृद भांड संस्कृति देखने को मिली। उसी के बाद में उत्तरी काली चमकीली परंपरा संस्कृति। कौन सी? उत्तरी काली चमकीली परंपरा संस्कृति भी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है।
तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन मृत भांडों के माध्यम से भी प्राचीन जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में हमें काफी विस्तार पूर्वक जानकारियां यहाँ पे प्राप्त होती है। नेक्स्ट अपन यहाँ कहेंगे लास्ट में कि इन मृत भांडों के द्वारा हम न सिर्फ उनकी यानी कि तकनीकी कुशलता को ही जान सकते हैं, क्या इन मृत भांडों के द्वारा कि उस समय के लोगों की हम सिर्फ तकनीकी कुशलता को ही नहीं जानते बल्कि उसके फैलाव से उस संस्कृति के विस्तार को भी जान लेते थे। कि हमने बात की थी सिक्कों के अंदर कि सिक्कों से हमें पता चलता है आपके यानी कि शासक के साम्राज्य का, उसकी बाउंड्री का, कि उसकी सीमा कहां तक है। उसी प्रकार इन मृत भांडों से भी पता चलता है कि जो 4 प्रकार की हमने संस्कृतियां बताई है ये संस्कृतियां कहां कहां तक फैली हुई थी। भाई जैसे कि आपके गेरुआ रंग की यानी कि संस्कृति है तो हम देखेंगे भाई जहां जिस क्षेत्र के अंदर आपके जितने विशाल क्षेत्र के अंदर यानी कि आपके कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से आपके क्षेत्र में यानी कि आपके अगर ऐसे रंग के मिट्टी के बर्तन पाए जाते थे तो इसका मतलब वो सभी लोग एक ही संस्कृति के थे। दूसरी जगह पे दूसरे तरह के पाए गए तो यहाँ पर यानी कि एक तरह से उसकी सीमा खत्म हो गई, यहाँ पर दूसरा क्षेत्र एक तरह से स्टार्ट होता है। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पुरातात्विक स्रोत है उसके अंतर्गत जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंतर्गत जो आपके उत्खनन से प्राप्त अवशेष हैं जिनसे भी हमको प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और इससे हमें यानी कि काफी योगदान मिलता है। तो इसी से यानी कि एक तरह से आपके ये क्वेश्चन आपका है 4 नंबर में यानी कि एक तरह से आपके पूछा जा सकता है। यहाँ पे आरएस के अंदर मेंस के अंदर भी आपके अगर छोटे कोई भी यानी कंपटीशन एग्जाम है तो वहां पर भी यहाँ से आपके कुछ छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। और उसी प्रकार से यानी कि अपन इसकी जो क्लास के हमारे यानी कि आज भाग 11 वो यहीं पे समाप्त करते हैं। नई हमारी मुलाकात होगी, नई जो हमारी कक्षा होगी क्लास होगी वो होगी आपके भाग 12 भाग 12 और उसी के अंदर हम मिलेंगे नेक्स्ट नया टॉपिक लेके जो होगा हमारा कौन सा प्राचीन स्मारक मंदिर। ठीक है।